विदुर की बात सुनकर ध्रुव ने हंसते हुए कहा, मुझे इसका इंतजार रहेगा आचार्य। ये कहकर ध्रुव अपने कपड़े बदलने लगा और उसे देखकर विदुर ने कुछ सोचते हुए उससे कहा, जिस वक्त से तुम पैदा हुए हो तुमने कभी जिंदगी मौत जैसी लड़ाई नहीं देखी है। और सच तो यह है कि किसी इंसान की काबिलियत तभी सबसे ज्यादा बढ़ती है जब उसकी जान को खतरा होता है। इसे इस तरह देखो कि कोई तेज तभी भागता है जब उसके पीछे कोई कुत्ता पड़ा हो। तुम फिलहाल जैसे खुद को ट्रेन कर रहे हो, उसे देखकर मुझे नहीं लगता कि तुम कभी सबसे ज्यादा ताकतवर बन पाओगे। इसकी वजह तुम्हारा हुनर नहीं है बल्कि तुम्हारा तजुर्बा है। तुमने कभी असली मुकाबलों में हिस्सा ही नहीं लिया है। और सच तो यह है ध्रुव कि जब तक तुम्हारा खून नहीं बहेगा तब तक तुम महान नहीं बन पाओगे। यह सुनकर ध्रुव ने अपनी मुट्ठी बंद करते हुए विदुर से कहा, मैं आपको महान बनकर दिखाऊंगा आचार्य। ध्रुव की बातों में उसका भरोसा झलक रहा था, जिसे देखकर विदुर बहुत खुश हो गए और उन्होंने ध्रुव से कहा, भरोसा रखना अच्छी बात है। महान बनने के लिए भरोसे की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। लेकिन यह सुनकर ध्रुव को अचानक एक पुरानी बात याद आ गई जो एक क्लास 3 की तकनीक के बारे में थी। उसके बारे में सोचते हुए ध्रुव ने विदुर से सवाल किया, एक बात बताइए आचार्य, आपने जिस क्लास 3 की तकनीक का जिक्र मुझसे किया था वो आप मुझे कब सिखाने वाले हैं? ध्रुव जानता था कि और ज्यादा ताकतवर बनने के लिए उसे ताकतवर तकनीकों की जरूरत पड़ेगी और इसलिए उसने विदुर से यह सवाल अचानक किया। लेकिन उसके सवाल में छिपे उत्साह पर लगाम लगाते हुए विदुर ने मुस्कुराते हुए ध्रुव से कहा, धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। ये शायद तुम्हारी समझ में ना आए, लेकिन यही जिंदगी का सच है ध्रुव। कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं होता, इसलिए इंतजार करो। मैं अपना वादा नहीं भूला हूं और सही वक्त आने पर मैं तुम्हें वो तकनीक भी सिखा दूंगा। ये सुनकर ध्रुव थोड़ा नाखुश हुआ। उसे लगा कि विदुर उससे और वक्त मांग रहे थे और उसके पास वही कम था। लेकिन फिर भी उसने अपने चेहरे पर नकली हंसी लाते हुए अपना सिर हिलाया और फिर कमरे का दरवाजा खोलकर वो वहां से बाहर चला गया। वहीं दूसरी ओर इस वक्त मैडम जुबैदा और बाकी सभी सेंटर के लिए रवाना हुए। उनके जाते ही अरेंद्र का घर एक बार फिर खाली दिखने लगा था। ध्रुव चुपचाप चलते हुए घर के मुख्य दरवाजे पर आया और फिर जैसे ही उसने दरवाजा खोला तो वो बाहर का नजारा देखकर दंग रह गया। उसने देखा कि उसके घर के बाहर बहुत से लोग इकट्ठा हो रखे थे और वो लोग खूब सारी बग्घियों के साथ आए हुए थे। थोड़ा गौर करने पर ध्रुव को समझ आया कि ये सब लोग मैसेडोनिया के ताकतवर दलों के लोग थे। उसके बाद तो ध्रुव सारा माजरा ही समझ गया और उसने मुस्कुराते हुए खुद से कहा, इसका मतलब मैडम जुबैदा की खबर मैसेडोनिया के कोने कोने तक फैली गई। वो जानता था कि इस भीड़ की वजह रक्ष अकेडमी के ही लोग थे, जिनकी वजह से मैसेडोनिया का हर ताकतवर दल शौर्य दल से दोस्ती करना चाहता था और इसलिए तोहफों से भरी बग्घी को भी अपने साथ लाया था। लेकिन ध्रुव सभी को नजरअंदाज करते हुए चुपचाप वहां से बाहर निकल गया। चलते चलते उसकी नजर लोगों से भरी सड़कों पर पड़ी जो आमतौर पर थोड़ी खाली रहती थी, लेकिन रक्ष अकेडमी के एडमिशन की वजह से फिलहाल वो लोगों से भरी हुई दिख रही थी। उसके बाद ध्रुव शहर के बीचों बीच बने नीलामी घर की तरफ बढ़ने लगा। फिर हर बार की तरह जैसे ही वो नीलामी घर के पास पहुंचा तो पास ही की एक झुग्गी में जाकर उसने हकीम वाले कपड़े पहने और फिर वो दरबार नीलामी घर के लिए निकल पड़ा। नीलामी घर के दरवाजे से अंदर घुसते ही ध्रुव ने देखा कि वो जगह भी लोगों से भरी हुई थी और फिर ध्रुव भीड़ में से होते हुए वीआईपी रूम की तरफ बढ़ा। वहां का दरवाजा खोलते ही ध्रुव ने देखा कि सायरा वहां कुर्सी पर बैठी हुई थी, जो उसे देखकर समझ गई कि ध्रुव वहां क्यों आया था। लेकिन इस बार जो ध्रुव को सामान चाहिए था वो हर बार की तरह नहीं था, इसलिए जैसे ही ध्रुव ने बिना कुछ कहे सायरा को वो कागज पकड़ाया तो वो उसे पढ़ते पढ़ते चौंक गई और उसे पूरी लिस्ट पढ़ने में थोड़ा वक्त लग गया। उसके बाद कागज नीचे रखते हुए सायरा ने हैरानी के साथ ध्रुव से पूछा, ध्रुव, ये सारी चीजें तो बाहर रहने के लिए लगती हैं, क्या तुम अपना घर छोड़कर जाने वाले हो? इस पर ध्रुव ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ, लेकिन आज नहीं, 2 से 3 दिन बाद, और हमेशा के लिए नहीं, सिर्फ 1 या 2 साल के लिए। ये सुनते ही सायरा ने अपनी कुर्सी से तुरंत खड़े होते हुए पूछा, 1 या 2 साल? सायरा की आंखें ये सुनकर हैरानी से बड़ी हो गई थी और उसका मुंह खुला का खुला रह गया। फिर उसने खुद पर काबू पाते हुए ध्रुव से कहा, लेकिन इतने लंबे वक्त के लिए क्यों? ऐसा क्या करना चाह रहे हो तुम जो तुम्हें 1 से 2 साल के लिए घर से बाहर रहना पड़ेगा? सायरा के सवाल का जवाब देते हुए ध्रुव ने कहा, मैं मैसेडोनिया के बाहर जाकर थोड़ा तजुर्बा हासिल करना चाहता हूँ। अगर मेरा लक्ष्य महान बनना है तो मुझे बाहर रहने की आदत डाल लेनी चाहिए। वैसे तुम्हारा क्या मानना है इस बारे में? ध्रुव की बात सुनकर सायरा ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, फिर तो तुम ठीक कह रहे हो। मैसेडोनिया में बंधना तुम्हारे जैसे के लिए मुश्किल होगा जो बहुत ज्यादा ताकतवर बनना चाहता है। तभी सायरा को अचानक एक ख्याल आया और वो थोड़ी परेशान दिखने लगी। वो परेशानी में इधर उधर देखकर कुछ सोचने लगी। ये देखते हुए ध्रुव ने उससे सवाल किया, सब ठीक तो है ना सायरा? इस पर सायरा ने थोड़ा हिचकिचाते हुए ध्रुव से कहा, वो क्या वो हकीम भी तुम्हारे साथ ही जा रहे हैं? इसका तुरंत जवाब देते हुए ध्रुव ने कहा, हाँ, वही तो मेरे गुरु हैं, वही तो मुझे ट्रेन करेंगे। ध्रुव का जवाब सुनते ही सायरा ने ध्रुव से एक और सवाल किया, गुरु मतलब क्या उन्होंने अब तुम्हें हकीम भी बना दिया है? सायरा का ये सवाल सुनकर ध्रुव खुद को मुस्कुराने से नहीं रोक पाया और उसने सायरा को बताया, खून रोकने वाली दवा मैंने ही बनाई थी। ये देखकर सायरा ने भी मुस्कुराते हुए उससे कहा, वैसे चरक गुरु ने मुझसे कहा तो था कि वो दवा थोड़ी कमजोर बनाई गई थी, लेकिन वो दावे के साथ कुछ इसलिए नहीं कह पाए क्योंकि उन्हें तुम्हारे और हकीम जी के रिश्ते के बारे में कुछ नहीं पता था। ये सुनने के बाद ध्रुव समझ गया था कि सायरा इस बात से हैरान नहीं हुई थी, क्योंकि शायद उसे पहले से शक हो गया था कि दवा किसने बनाई थी, लेकिन फिर भी वो चुप रही।
उसके बाद ध्रुव ने अपना कार्ड निकालते हुए सायरा से कहा, मुझे सारा सामान दिलवा दो और जो भी कीमत हो वो इस कार्ड से काट लेना, और प्लीज पैसे लेने के लिए मना मत करना। मैं यहाँ से जाने के पहले किसी का कोई एहसान बाकी नहीं रखना चाहता। उस सुनहरे रंग के कार्ड में दवा बेचने से जो मुनाफा हुआ था उसमें से 4 लाख सिक्के बचे हुए थे। ध्रुव के ऐसा कहते ही सायरा ने उस कार्ड को हाथ में लेकर मुस्कुराते हुए ध्रुव से कहा, ठीक है। सायरा वैसे तो ऐसा नहीं करना चाहती थी, लेकिन ध्रुव ने उसे कार्ड लेने पर मजबूर कर दिया था, और इसलिए सायरा ने एक नौकरानी को कमरे में बुलाकर उसे वो कार्ड और सामान की लिस्ट दोनों पकड़ाते हुए जल्द से जल्द सामान का इंतजाम करने को कहा। फिर वो नौकरानी अपना सिर झुकाकर कमरे से बाहर चली गई। तभी ध्रुव ने सायरा से आगे कहा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे जाने के बाद भी दरबार नीलामी घर चौरे दल की मदद करता रहेगा, और अगर कभी तुम्हें किसी मदद की जरूरत पड़ी तो ध्यान रखना कि मैं हमेशा तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार रहूंगा। इसके जवाब में सायरा ने काले कपड़ों से ढके ध्रुव को देखकर कहा, मैं इस बात का ध्यान रखूंगी, और रही बात दल की मदद करने की तो वो तुम मुझ पर छोड़ दो। ये सुनने के बाद ध्रुव का दिल अचानक तेज धड़कने लगा। उसने तुरंत अपना सिर हिलाते हुए सायरा से कहा, ठीक है तो मैं अब चलता हूँ। और हर बार की तरह इस बार भी ध्रुव मुड़कर जाने ही वाला था कि सायरा ने अचानक हड़बड़ाते हुए उससे कहा, ध्रुव मैं सचमुच तुम्हारी ताकत देखने को बेताब हूँ जब तुम वापस मैसोडोरिया लौटोगे। ये सुनकर ध्रुव ने पलटकर सायरा को मुस्कुराते हुए देखा। फिर सायरा को देखते हुए ध्रुव ने भी बदले में उससे कहा, मुझे भी बेसब्री से इंतजार है उस पल का। अब मैं चलता हूँ, और अब शायद तुमसे साल भर बाद ही मुलाकात हो। ये सुनकर सायरा को थोड़ा बुरा लगा, क्योंकि पिछले कुछ वक्त से वो इस काले कपड़े वाले हकीम को पसंद करने लगी थी, और ये पसंद प्यार नहीं था बल्कि इज्जत थी। और इसी इज्जत में उसने ध्रुव की फिक्र जताते हुए कहा, ध्यान रखना अपना। सायरा की बात सुनते हुए ध्रुव ने उसकी खूबसूरती को ध्यान से देखा, और बढ़ती सांसों के चलते उसने सायरा का हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लिया। ऐसा करते ही ध्रुव ने महसूस किया कि सायरा का शरीर अचानक अकड़ गया था। फिर धीरे धीरे उसका शरीर वापस पहले जैसा नर्म होने लगा। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि सायरा ध्रुव की इस हरकत से घबरा गई थी। वो ध्रुव को देखकर शर्माने लगी, जिससे उसके गाल भी लाल दिखने लगे। उसकी हालत देखते हुए ध्रुव ने इसके आगे कुछ और नहीं कहा, बल्कि सिर्फ सायरा से फुसफुसाते हुए कहा, तुम भी अपना ध्यान रखना सायरा। मैं जानता हूँ कि दरबार नीलामी घर की मालकिन से पहले तुम एक बेहतरीन इंसान हो, लेकिन हर कोई ये बात नहीं समझेगा, और बाकी मर्द तो शायद सिर्फ तुम्हारा फायदा उठाना चाहे। इसलिए अगली बार किसी और मर्द को इतने करीब मत आने देना। ये सुनकर सायरा ने शर्माते हुए ध्रुव को फटकारा, तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसे ही किसी को अपने करीब आने दे देती हूँ? बल्कि मुझे तो लग रहा है कि कहीं तुम भी उन्हीं में से तो नहीं जिनसे बचने की सलाह तुम मुझे दे रहे हो। सायरा की डांट सुनकर ध्रुव को हंसी आ गई, और वो तुरंत सायरा से अपना हाथ हटाते हुए 2 कदम पीछे हो गया। फिर उसकी तरफ देखकर अपना हाथ हिलाते हुए ध्रुव ने कहा, मैं तुमसे साल भर बाद मिलता हूँ, बाय। और इसी के साथ ध्रुव मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर निकल गया। उसके बाद वो सीधे उस नौकरानी के पास गया जो हाथ में एक ट्रे लेकर कमरे की तरफ ही आ रही थी। फिर ध्रुव ने नौकरानी से अपना सुनहरा कार्ड और 2 स्टोरेज अंगूठियां ली, जिसमें सारा सामान भर दिया गया था। फिर ध्रुव उस नौकरानी का शुक्रिया अदा करके नीलामी घर से बाहर चला आया। ध्रुव के जाने के बाद सायरा धीरे धीरे वापस पहली जैसी हो गई। ध्रुव की हरकत ने उसे पूरी तरह से चौंका दिया था, लेकिन मनी मन उसकी धड़कनें भी बढ़ने लगी थी। तभी उसने खुद से ध्रुव के बारे में सोचते हुए कहा, ये लड़का बहुत कुछ हासिल करना चाहता है, लेकिन सच कहूं तो मैं इंतजार नहीं कर सकती उस दिन का जब ध्रुव और ज्यादा ताकतवर और तजुर्बेदार होकर वापस यहाँ आएगा, क्योंकि ऐसा बिजनेस पार्टनर तो मुझे कहीं नहीं मिल सकता। ये कहकर वो मुस्कुराने लगी और फिर अपने काम में लग गई। दूसरी ओर ध्रुव नीलामी घर से बाहर जाकर इस वक्त सड़क पर चल रहा था। वो अपने शहर को बारीकी से देख रहा था, क्योंकि वो जानता था कि बहुत वक्त तक वो उसे इस तरह से नहीं देख पाएगा। फिर अपने दिल को समझाते हुए ध्रुव ने कहा, फिक्र मत कर ध्रुव, बाहर की दुनिया इस दुनिया से बहुत ज्यादा रोमांचक होने वाली है। और ये कहकर ध्रुव एक बार फिर सड़कों पर मुस्कुराते हुए चलने लगा, और चलते चलते वो वापस अपने घर पहुंच गया। अब जो ध्रुव के पास सारा जरूरी सामान आ गया था, तो उसने सोचा मैसोडोरिया में बचे खुचे दिन भी शांति से बिताए जाएं। ध्रुव को इस हाल में देखते हुए विदुर ने भी उससे कुछ नहीं कहा, और उसे वही सब करने दिया जो वो इन 2 दिनों में करना चाहता था। लेकिन इरा के मन में हलचल मची हुई थी। उसे लग रहा था कि ध्रुव सिर्फ 2 दिन और उसके साथ रहने वाला था, जिस वजह से वो हर पल उसके साथ ही घूमने लगी। उसकी आंखों से साफ समझ आ रहा था कि वो मन ही मन ध्रुव को जाने नहीं देना चाहती थी, लेकिन उसे पता था कि उससे दूर जाना ध्रुव के लिए कितना जरूरी था, और इसलिए मन ही मन परेशान होने के बावजूद भी वो चुप रही। लेकिन ध्रुव इरा के हर वक्त साथ रहने से थोड़ा परेशान होने लगा था। वो ये भी जानता था कि इरा के लिए उससे दूर होना कितना मुश्किल था, और इसलिए उसने इरा को अपने साथ ही रहने दिया, जिससे इरा कुछ वक्त के लिए ही सही लेकिन थोड़ी खुश तो दिख रही थी। इसी तरह दिन बीतते गए और ध्रुव के मैसोडोरिया से जाने का दिन आ गया। वो इस वक्त सड़क पर चल रहा था, और कुछ देर पहले ही उसने अरेंद्र को अपने प्लान के बारे में बताया था। वैसे तो अरेंद्र भी इसके लिए राजी नहीं थे, लेकिन वो भी जानते थे कि ध्रुव जैसे पंछी को ज्यादा देर तक एक जगह पर नहीं रोका जा सकता था। वो पैदा ही पूरे आसमान में उड़ने के लिए हुआ था, और इसलिए दिल पर पत्थर रखकर अरेंद्र ने उसे बाहर जाने दिया। वो जानते थे कि बिना छलांग मारे ये पता ही नहीं चल पाएगा कि ध्रुव उड़ सकता था या नहीं, और इसलिए कुछ याद करते हुए अरेंद्र ने ध्रुव से कहा था, ध्रुव जब भी तुम्हें वक्त मिले
तो वुहान साम्राज्य की सीमा के बाहर एक शहर है जिसका नाम क्वात्रो शहर है। तुम्हारे दोनों बड़े भाई वहां अपना अपना नाम बना चुके हैं। पिछले कुछ सालों में उन्होंने वहां एक योद्धा टोली भी खोली है जिसका नाम डेजर्ट स्टील है, और अब तो वो शिल्प ग्राम के सबसे शक्तिशाली गुटों में से एक हो गया है। ये बात याद करते हुए ध्रुव इस वक्त चलता जा रहा था। उसे अपने भाइयों पर फक्र था जो यूथ सेरेमनी के बाद दुनिया का तजुर्बा लेने के लिए घर से बाहर निकल गए थे। उस वक्त अरेंद्र शौर्य दल के लीडर भी नहीं बने थे, और अब जो उसके भाई अपनी युद्ध टोली को संभालने में लग गए थे, इसलिए उन लोगों का मैसेडोरिया आना लगभग बंद हो गया था। लेकिन इसके बावजूद ध्रुव को भाइयों के साथ बिताए हुए लम्हे अच्छी तरह से याद थे। तभी ध्रुव ने सुना कि एक मीठी सी आवाज ने उसे पुकारा, ध्रुव। आवाज पहचानते हुए ध्रुव जैसे ही मुड़ा तो उसने देखा सड़क पर मैडम जुबैदा खड़ी हुई थी। उन्हें वहां देखकर ध्रुव ने चौंकते हुए उनसे सवाल किया, मैडम जुबैदा, आप यहाँ कैसे? अब मेरा मतलब है आपको तो सेंटर में होना चाहिए था ना? ध्रुव का ये सवाल सुनकर मैडम जुबैदा ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, मैं कुछ सामान लेने के लिए यहाँ आई हुई थी। फिलहाल सेंटर में इरा मेरी जगह टेस्ट ले रही है। उनकी ये बात सुनकर ध्रुव और ज्यादा चौंक गया और उसने हैरान होते हुए कहा, इरा आपकी जगह टेस्ट ले रही है?